हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4 उपभोक्ता अधिकार। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। हमसे पूछा गया है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। पहला ऑप्शन दिया है 1982, दूसरा 1984, 1985 या फिर 1986। आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था और इसे शॉर्ट में कोपरा कानून, इसे शॉर्ट में कोपरा कानून या फिर कोपरा अधिनियम भी कहते हैं। ठीक, कोपरा कानून या फिर कोपरा अधिनियम भी कहते हैं। कब आया था? 1986 में आया था। कोपरा से यहाँ पे मतलब क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट। हिंदी में अगर हम बात करेंगे, हिंदी में इसे कहेंगे तो ये होगा आपका उपभोक्ता, कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण, और किसका? उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम, राइट्स एक्ट, अधिकार अधिनियम। तो कोपरा आए या फिर आपका आए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम कब आया था? तो यह आपका 1986 में आया था। 1986 में एक और महत्वपूर्ण अधिनियम था जो आया था, जिसकी हमने पहले चर्चा की है। यहीं से आपको एक बार उसे रिवाइज करा देती हूँ। वो था आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये भी आपका कब आया था? 1986 में आया था। तो 1986 के आपके दो अधिनियम हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। एक कोपरा कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, दूसरा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये दोनों ही 1986 में आए थे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से बहुविकल्पीय प्रश्न है और हमसे पूछ रहे हैं एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। एगमार्क आपको जो है वो खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं उन पर एगमार्क का चिन्ह लगा हुआ हमें मिलता है। उससे ये पता चलता है कि ये जो भी खाद्य पदार्थ है, आप जो भी खाने की चीजें लेकर आते हैं, जैसे कि आपके मसाले हो गए या फिर आपके जैसे दूध हो गया, कोई भी चीज जो भी आप खाद्य पदार्थ से संबंधित है वो लेकर आते हैं, उस पे एगमार्क का चिन्ह होता है। ये एगमार्क का चिन्ह उसकी शुद्धता की गारंटी होता है। ये बताता है कि ये जो सामान है या ये जो खाद्य पदार्थ है ये पूरी तरीके से शुद्ध है, किसी भी तरीके की इसमें मिलावट नहीं की गई है। तो जो आपका एगमार्क है वो किन वस्तुओं के लिए होता है? ये होता है खाद्य पदार्थों के लिए। यहीं से ध्यान रखेंगे, सोने व चांदी के लिए, स्वर्ण के लिए क्या होता है? हॉलमार्क। सोना पूरी तरीके से प्योर है, शुद्ध सोना है या नहीं है। जैसे सोने के जो सिक्के आते हैं या ज्वेलरी आती है, आपके जो आभूषण आते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि खरीदने से पहले हॉलमार्क का जो निशान है वो जरूर देखें। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे विज्ञापन भी आते हैं जिसमें लिखा आता है कि हॉलमार्क का चिन्ह अवश्य देखें जब भी सोना खरीदें। तो हॉलमार्क क्या है कि ये जो सोना आपने खरीदा है ये मिलावटी सोना नहीं है, जितना पैसा दिया है आपने, जितने के लिए पूरा सोना इसके अंदर मौजूद है। ठीक, तो वो होता है आपका हॉलमार्क। उसी तरीके से आपके जो भी इलेक्ट्रिक आइटम आते हैं, जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जितने भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपके, या इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सामान है, उनके लिए जो मार्क आता है या उनके लिए जो मानक चिन्ह है वो कौन सा होता है? ISI। तो तीनों में से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि हॉलमार्क किसके लिए होता है, तो हॉलमार्क होता है सोने के लिए, और दूसरा खाद्य पदार्थों के लिए एगमार्क, और तीसरा आपका इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं उनकी गुणवत्ता, उनका जो मानक है उसको निर्धारित करने के लिए कौन सा होता है? ISI। ठीक, ध्यान रखेंगे तीनों को। चलते हैं अगले पर।
आई गया। आईएसआई किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? पूछ ही लिया गया है अगले में प्रश्न में आपसे कि आईएसआई किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो आईएसआई आपका किन वस्तुओं के लिए है? इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, जैसे आपके टीवी, फ्रिज, कूलर, इन सब के लिए प्रमाणिक चिन्ह है आईएसआई। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? देखिए, उपभोक्ता कौन होता है? जो किसी चीज को खरीदता है, अपनी आवश्यकता अनुसार उसने किसी चीज को खरीदा, उसको उपभोग किया, यानी उसका इस्तेमाल किया, वो कौन होता है? उपभोक्ता। जैसे हमें क्या करना है? चाय बनानी है। चाय बनाने के लिए हमें चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, ये तीनों चीजें चाहिए। तो हम मार्केट से जाके ये तीनों चीजें क्या करेंगे? खरीद के लाएंगे। यानी हम क्या हुए? उपभोक्ता हुए। हमारी किस चीज की आवश्यकता थी? चीनी की, चाय पत्ती की, दूध की, इन सब की हमारी आवश्यकता थी, और इनको लाके हमने चाय बनाई, फिर हमने क्या किया? उनका उपभोग किया। इसका मतलब उपभोक्ता कौन होता है? वह जो अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीदता है और उसका उपभोग करता है, वो कहलाता है उपभोक्ता। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो हमसे बात की गई है वो बात की गई है उपभोक्ता आंदोलन की, यानी उपभोक्ताओं ने क्या किया? आंदोलन किया। मैं, आप, हम सब उपभोक्ता हैं, हमने क्या किया? आंदोलन किया। आंदोलन क्यों किया हमने? सबसे पहले तो शुरुआत के कारण से पहले तो यही देख लेते हैं कि क्यों किया हमने आंदोलन। तो आंदोलन करने के पीछे कारण क्या हो सकता है कि जो चीजें हम खरीद रहे हैं, अपनी आवश्यकता के लिए जो चीजें हम खरीद रहे हैं, उसमें मिलावट होने लगी, उसकी माप तौल में कमी होने लगी। हम गए तो 1 किलो चीनी लेने के लिए थे, पैसे भी उसे 1 किलो देख के देकर आए, पर घर आके देखा कि वो चीनी 700 ग्राम ही थी। इसका मतलब उसकी माप तौल में गड़बड़ होने लगी। दूध लेकर के आए तो 1 लीटर दूध लेकर आए, लेकिन आधा लीटर तो उसमें पानी था। आधा लीटर दूध और आधा लीटर पानी, पैसे तो पूरे 1 लीटर के लिए हमसे। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से, मिलावट की वजह से, नाप तोल में घटतोल जो होती थी, माप जो होती थी, उसमें जो घटा करके हमें देते थे, उसकी वजह से, जमाखोरी की वजह से, कालाबाजारी की वजह से उपभोक्ता जो थे उनका शोषण किया जा रहा था। इसी वजह से उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे कि उपभोक्ता आंदोलन के क्या कारण थे। उपभोक्ताओं का विक्रेताओं और उत्पादकों द्वारा विभिन्न तरीकों से, अब देखिए कौन करेगा हमारा शोषण? हम जिसके पास सामान लेने जा रहे हैं, मान लीजिए बनिया की दुकान पर जा रहे हैं, जो भी जनरल स्टोर वाला है उसकी शॉप पर जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए, तो वो करेगा हमारा शोषण। क्यों? क्योंकि हमें पूरी तौल नहीं देगा। मसाले की लाल मिर्च हमने खरीदी, लेकिन उसमें लाल मिट्टी मिला करके हमें दे दी। इस तरीके की जो मिलावट है वो कौन करेगा? या तो उत्पादक करेंगे, यानी जब कंपनी से या फैक्ट्री से जो सामान बन के आया, या तो मिलावट वहां पे होगी। हल्दीराम की नमकीन या हल्दीराम की जो नमकीन है उसमें कुछ मिला करके हमें दे दें, तो वो उनके उत्पादक के स्तर पर आ रही है। विक्रेता भी कर सकते हैं। कैसे? विक्रेता ने हमें 1 किलो आलू की बजाय आपके मान लो कम तौल दिए, 2-3 आलू कम तौल दिए, 900 ग्राम ही आलू दिए, 800 ग्राम ही आलू दिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये विक्रेता के स्तर पर हो गया। यानी कि उपभोक्ताओं का विक्रेताओं और उत्पादकों द्वारा विभिन्न तरीकों से शोषण किया जाता था। इसी वजह से उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुए। ठीक है, कैसा शोषण? उपभोक्ता से अधिक कीमत वसूल करना। बिल्कुल सही बात है। हर शॉप पर या हर जगह मान लो जो आपका सामान है या दूध जो है वो मिल रहा है 20 रुपए का आधा किलो, लेकिन कुछ जो आपके विक्रेता हैं वो बेच रहे हैं 30 रुपए का आधा किलो। तो ये क्या है? ये शोषण है, एक तरीके का उपभोक्ता का शोषण है। जिसे नहीं पता कि वहां पे 20 रुपए किलो मिल रहा है तो वो तो 30 रुपए का ही लेके आ जाएगा, उसके तो 10 रुपए फालतू चले गए कि नहीं चले गए। इसका मतलब ये है कि कैसे हो सकता है शोषण?
अधिक कीमत वसूल करके, वस्तुओं में मिलावट करके आपसे अरहर की दाल की जगह अरहर की दाल में तुअर की दाल मिला देते हैं, तो क्या हो गया, दोनों एक सी दिखती हैं दालें लगभग, पर अरहर की दाल थोड़ी महंगी होती है और तूर की दाल सस्ती होती है। आप तूर की दाल मिला करके अरहर की दाल के भाव बेच रहे हैं, इसका मतलब मिलावट कर दी। दूध में पानी मिला देना, मिलावट कर सकते हैं। तीसरा, कम मापतौल करना, 1 किलो का 900 ग्राम देना, 800 ग्राम देना। अक्सर ऐसा होता है जब हम अनाज वगैरह खरीदते हैं, और ये जो राशन की दुकानें होती हैं जहाँ पे सरकार मुफ्त में अनाज देती है, उन दुकानों पर ये अक्सर होता है। उन पर तो जो आपका राशन विक्रेता होता है वो तो कई बार ऐसे करता है कि कभी भी आपको पूरा अनाज नहीं देता, हमेशा मापतौल में गड़बड़ी कर देता है। ठीक, उसके बाद असली के स्थान पर नकली वस्तुओं को देना आदि के कारण उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। असली के स्थान पर कैसे, सोने में मिलावट कर देना। असली कहा कि ये सोना है, लेकिन सोना नहीं होकर के कुछ और धातु होती थी जिस पर पॉलिश वॉलिश करके आपको थमा दी, और ये कहा कि ये सोना है। पर कुछ समय बाद जब आपको ज़रूरत पड़ी, आपने सोचा चलो सोना खरीदा था, उसको बेच कर आते हैं, पैसा मिल जाएगा, तो फिर आप सब गए सुनार के पास, तो उसने बोला ये तो नकली है। तो इस तरह की आपकी घटनाएं हो रही थी, और जो विक्रेता थे या जो उत्पादक थे वो उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे थे, जिस वजह से 1960 के दशक में भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत होती है, और 1986 में सरकार या संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित होता है, और उस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने की बात कही जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? हमारे यहाँ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को। क्यों 24 दिसंबर को मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, कोपरा कानून कहते हैं। तो क्योंकि 24 दिसंबर को 1986 को कोपरा कानून आया था, और जिससे उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण किया गया था, उनके शोषण के विरुद्ध उन्हें अधिकार दिए गए थे, इसीलिए इस दिन को हम उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, बात समझ में आई? आगे चलें। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मानकीकरण से, सबसे पहले तो पूछा गया है मानकीकरण से क्या अभिप्राय है। एक प्रश्न, कुछ ऐसे उपायों के नाम बताइए जिनका मानकीकरण जरूरी है। तो सबसे पहली तो हमें परिभाषा देनी है कि मानकीकरण क्या होता है, और हमें ऐसे उपाय बताने हैं 2-3 जिनका मानकीकरण बहुत जरूरी है। देखते हैं मानकीकरण क्या होता है। देखिए, मानकीकरण से अभिप्राय है विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता देखकर उनके लिए मानक या प्रमाण चिन्ह निर्धारित करना। यानी विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता देखकर उनके लिए मानक या प्रमाण चिन्ह निर्धारित करना। सोना 100% शुद्ध है, तो उसे क्या दे देंगे, हॉलमार्क दे देंगे। उसे क्या दे दिया, मानक एक हमने निर्धारित कर दिया कि अगर 100% सोना है तो मानक क्या मिल गया, हॉलमार्क मिल गया। ठीक है, अगर एगमार्क यानी कि खाद्य पदार्थ पूरी तरीके से शुद्ध है, उसमें किसी भी तरीके की कोई मिलावट नहीं है, तो एक मानक से हमने सेट कर दिया, एक मानक निर्धारित कर दिया कि अगर मान लीजिए कि पनीर है, पनीर का जो पैकेट आता है आपका, वो आपका एगमार्क का उस पर निशान लगा हुआ है उस पैकेट पर। इसका मतलब ये है कि ये जो पैकेट के अंदर पनीर है ये 100% शुद्ध है, इसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं है। ठीक, जब उपभोक्ता
कोई वस्तु खरीदे तो ये प्रमाण चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में मदद करते हैं। अब हम जब भी कोई सामान खरीदेंगे, खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, मान लो ब्रेड खरीद रहे हैं या फिर हम कुछ भी दाल खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे उसको पलट करके कि क्या उसके ऊपर एग मार्क का निशान है। अगर है, इसका मतलब वो शुद्ध है, तो हम फट से उसको ले लेंगे। एक हमें गारंटी मिल जाती है एग मार्क का चिन्ह देख करके कि ये जो चीज है या ये जो वस्तु है ये पूरी तरीके से शुद्ध होगी। क्यों शुद्ध होगी? क्योंकि इस पर एक एग मार्क का निशान लगा हुआ है, एक मानक पर यह खरा उतरा है। ठीक है, एक मानक पर इसे जांचा गया और उसके बाद ये खरा उतरा, इसीलिए यह पूरी तरीके से शुद्ध है, इसे जल्दी से ले लो। ठीक, कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे एलपीजी सिलेंडर्स, खाद्य रंग और उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतल बंद पेयजल आदि, इनके उत्पादन के लिए यह जरूरी होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करे। ठीक, यानी इन संगठनों से क्या प्राप्त करना पड़ता है? जो भी उत्पाद कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी बिस्लेरी का पानी बना रहा है, उसने क्या किया, अपने यहाँ फैक्ट्री लगाई बिस्लेरी का पानी बनाने की, बिस्लेरी का पानी तैयार करने की उसने अपने यहाँ प्यूरिफाइंग वाटर की फैक्ट्री लगा ली। अब उस फैक्ट्री में जब पानी बन के तैयार होगा तो पहले क्या होगा, एगमार्क जो संगठन है, जो एगमार्क का निशान देता है, वो क्या करेगा, जाएगा उस फैक्ट्री में, वहां पे जाकर के विजिट करेगा, उनके पानी का सैंपल लाएगा, अपने यहाँ की प्रयोगशालाओं में उन्हें जांचेगा, चेक करेगा, फिर देखेगा कि इस पानी में जो प्यूरिफाई होकर आया है, जो शुद्ध होकर इस कंपनी से आया है, क्या वह पूरी तरीके से शुद्ध है या उसमें किसी तरीके की मिलावट है। अगर किसी तरीके की मिलावट होगी तो वो संगठन एगमार्क का निशान उस बॉटल वाले को या उस कंपनी वाले को नहीं देगा। लेकिन अगर उसकी तरफ से जो सैंपल आया है, उस कंपनी से या उस फैक्ट्री से जो सैंपल आया है, अगर वह प्रयोगशाला में पूरी तरीके से शुद्ध पाया जाता है तो एगमार्क का निशान उसे दे दिया जाएगा। अब हम जब भी उस बोतल बंद पानी को खरीदेंगे तो हम सिर्फ एक एगमार्क का निशान देखेंगे और हम क्या समझ लेंगे कि प्रयोगशाला में इस पानी को टेस्ट किया जा चुका है, जांचा जा चुका है और यह पूरी तरीके से शुद्ध है। अब हम निश्चिंत होकर के उस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे जो किसी भी तरीके की हमारे साथ होने वाली ठगी थी या हमारा जो शोषण था वो नहीं हुआ। मतलब हमने अगर 10 रुपए दे करके एक पानी की, शुद्ध पानी की बोतल खरीदी है तो 10 रुपए में हमें शुद्ध पानी ही मिल रहा है, उसमें किसी तरीके की मिलावट नहीं की गई है। तो इससे ये चीज सुनिश्चित हो जाती है कि जो भी उपभोक्ता हैं वो जो भी चीज खरीद रहे हैं, मानकीकरण करने से क्या फायदा होता है कि उपभोक्ता जो भी चीज खरीद रहे हैं, यह बात सुनिश्चित हो जाती है कि उनके साथ में शोषण नहीं किया जा रहा। ठीक, तो इसीलिए मानकीकरण बहुत आवश्यक है। भिन्न भिन्न वस्तुओं का मानकीकरण करना बहुत जरूरी है, जिन्हें उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के लिए खरीदते हैं और सरकार ने किया भी है, हमारे यहाँ पर उन्हें किया भी गया है। जैसा हमने पहले भी देखा, एक ISI है जो अलग से एक मानक चिन्ह है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए। खाद्य पदार्थों के लिए एगमार्क है, उसी तरीके से सोने एवं चांदी के लिए हॉलमार्क है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग वस्तुओं के लिए जिन्हें उपभोक्ता खरीदते हैं, जिनका उपभोग करते हैं, हमारे यहाँ पर उनके लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, समझ में आई बात या फिर नहीं? जैसे एक और देती हूँ उदाहरण, मान लो कोई कोको कोला वाला, मान लीजिए जैसे थम्स अप, जब हमारे यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहती है कि हम अपनी यहाँ पे ब्रांच लगाना चाहते हैं, यहाँ पे हम अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं
और वहां से कोल्ड ड्रिंक बना करके हम मार्केट में बेचेंगे। ठीक, तो पहले फैक्ट्री लग गई, लगने के बाद में क्या होगा, वो पहला सैंपल बनाएंगे। सैंपल बनने के बाद में क्या होगा, वो जांच के लिए जाएगा। जांच के लिए जाएगा, वहां पे देखा जाएगा कि ये जो कोल्ड ड्रिंक इन्होंने बनाई है यह पूरी तरीके से शुद्ध है, इसमें किसी ऐसे पदार्थ की मात्रा तो नहीं है जो उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उन्हें एगमार्क का चिन्ह जो है वो नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा, उससे फिर क्या होगा कि हम उसको नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे, एगमार्क का चिन्ह नहीं दिखेगा हमें तो हम सोचेंगे ये तो अशुद्ध है, इसमें मिलावट की गई है, इसका मतलब हमारे जो पैसे हैं वो हम अशुद्ध चीज खरीदने में लगा रहे हैं, इससे हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, उसके बाद अब कंपनी क्या करेगी, फिर से उसको और बदलेगी और फिर से उसे और शुद्ध बनाएगी, फिर जांच के लिए भेजेगी। अब की बार जांच में अगर सही पाई गई तो फिर उसे एगमार्क का निशान मिल जाएगा और उसका कोल्ड ड्रिंक बिकने लगेगा। ठीक है, हम लोग कई बार देखते हैं मिलावटी जो खबरें, मिलावटी जो सामान में जो मिलावट होती है उसकी खबरें अक्सर आती हैं। दिवाली का जब समय होता है, होली का जब समय होता है, तो जो मावा होता है, खोआ जिसे हम कहते हैं, मावा जिसकी मिठाइयाँ बनती हैं, उसमें बहुत मिलावट की जाती है। तब हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, आपके फूड इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, वो लोग शॉप्स पर जाकर के चेकिंग करते हैं और देखते हैं कि कहीं खोए की मिठाई में मिलावट तो नहीं की जा रही है। इस तरीके की घटनाएं हम देखते हैं और अखबारों में पढ़ते भी हैं। तो ये किस कानून के अंतर्गत करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। ठीक, आगे चलें, बात समझ में आई होगी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए, अब उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए, उन्हें शोषण से बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या तरीके अपनाए सरकार ने जिससे कि उपभोक्ताओं की रक्षा हो सके, उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री मिल सके, उपभोक्ताओं को सही दाम पर सामान मिल सके, उपभोक्ताओं को माप तौल में जो घटतौली होती है या माप तौल में जो कमी की जाती है उसका सामना ना करना पड़े। इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं उन पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, देखो, पहला उपाय, निम्नलिखित उपाय किए हैं सरकार ने। पहला उपाय कानूनी उपाय, वही मेरा जो पहला ही तरीका था, भूल मत जाइएगा उसको। ये 6 अंकों का प्रश्न है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर 1 कानूनी उपाय। अब यहाँ पर कानूनी उपाय लिख के फिर आप 2-3 लाइन इसके बारे में लिख दीजिए। ठीक, नंबर 2 यहाँ पे आ सकता है जागरूकता उपाय। इस तरीके से आप लेकर के और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की बजाय। ठीक है, चलो हम बात करेंगे पहला कानूनी उपाय। कानूनी उपाय तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। क्या हुआ था, सन 1986 में 24 दिसंबर 1986 में कौन सा कानून आया, कोपरा कानून आया या फिर उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम सरकार ने बनाया। भारत की संसद ने इस अधिनियम को, मतलब ये जो बिल था, ये जो विधेयक था, उसको पास किया। फिर जब राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए तो वो क्या बन गया, अधिनियम बन गया। ठीक है, अब इस कानून के द्वारा क्या होता है, इस कानून के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया जाता है। इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, राज्य स्तर पर इसे राज्य आयोग तथा जिला स्तर पर इसे जिला मंच कहा जाता है। अब यहाँ से 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए। तो जिला मंच क्या है, जिला मंच पूछा जा सकता है। जिला मंच क्या है,
जिला मंच जिला स्तर पर मिलने वाली उपभोक्ता अदालत है। जिला मंच क्या है? जिला स्तर पर आने वाली उपभोक्ता अदालत है। जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग क्या है? राष्ट्र स्तर पर जो अदालत है, उपभोक्ता अदालत है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग। किंतु जो राज्य स्तर पर अदालत है, उपभोक्ता अदालत, उसे क्या कहते हैं? राज्य आयोग कहते हैं। तो इन तीनों बातों को ध्यान रखिएगा। राज्य आयोग क्या है? राज्य स्तर पर उपभोक्ता अदालत को राज्य आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग और जिला स्तर पर जिला मंच कहते हैं। ठीक। इस अधिनियम में 1991-93 में संशोधन करके कानून को और कड़ा बनाया गया है ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का जल्दी और बेहतर निपटारा हो सके। देखिए, 1986 में एक अधिनियम आया, एक कानून आया, कोपरा कानून जिसे हमने कहा। इस कानून के अंतर्गत राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर अदालतों का निर्माण किया गया, उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया गया। मतलब अगर किसी व्यक्ति के साथ में, आपके साथ में, मेरे साथ में या किसी और के साथ में किसी तरीके का शोषण होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है, हमने कोई चीज़ खरीदी, हमने क्या देखा कि 1 किलो की बजाय 900 ग्राम ही मिला, या फिर अमेज़ॉन से, जो ऑनलाइन हमारी आजकल साइट है ना, जिससे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ हमने मंगाई, दिखाई कुछ और थी, भेज दी कुछ और, तो हम क्या करेंगे? उपभोक्ता अदालत में जाकर के उनके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सहूलियत हुई इस अधिनियम से, यानी उपभोक्ता को कानूनी अधिकार मिला अपने साथ हुए शोषण के विरुद्ध उस व्यक्ति को सजा दिलवाने का जिसने उसका शोषण किया है। ठीक है। 2005 में, ये तो हुई एक बात, पहला कानूनी उपाय क्या किया? 1986 में एक अधिनियम लेकर के आए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसके तहत 3 स्तरों पर अदालतें बना दी। अब जब अदालतें बना दी तो हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? अदालत में जाकर के केस दायर कर सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या काम किया सरकार ने? 2005 में सूचना पाने का अधिकार दे दिया। 2005 में सूचना का अधिकार मिला हमें, सूचना का अधिकार कानून जो आया, अधिनियम जो बना, उससे हमें सूचना का अधिकार मिला। इस कानून के तहत हम क्या कर सकते हैं कि सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पा सकते हैं। हम कभी भी पूछ सकते हैं कि भाई इस बार चुनावों में जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, हमें बताइए। इस बार सरकार ने जो राशन की दुकान है उस पर गेहूं भेजा तो कितना भेजा, 1 कुंतल, 2 कुंतल, 10 कुंतल, हमें बताइए। ठीक। तो इनसे हमें क्या सुनिश्चित करने को मिला? सूचना के अधिकार से, कि जो भी सरकारी क्रियाकलाप हो रहे थे उनके बारे में हमें जानकारी मिली। तो अब जो हमारा राशन वाला है वो हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो हमें ये नहीं कह सकता कि इस बार तो 2 किलो ही अनाज मिलेगा, क्योंकि 2 ही किलो अनाज सरकार ने भेजा है। अब हमें अगर नहीं पता तो हम तो उसकी बात पर यकीन कर लेंगे कि भैया हो सकता है इस बार कोई बात होगी, उसने हमें 2 किलो ही भेजा होगा और हम 2 किलो लेकर के ही आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे बच्चे होंगे जिन्होंने उपभोक्ता अधिकार कानून के बारे में पढ़ा होगा, सूचना का अधिकार कानून के बारे में पढ़ा होगा, तो आप क्या करेंगे? आप सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। सूचना के अधिकार के तहत आप सूचना विभाग के नाम चिट्ठी लिखेंगे और आप पूछेंगे कि कृपया मुझे ये बताया जाए क्या इस महीने सरकार ने राशन के लिए सिर्फ 2 किलो गेहूं का आवंटन किया है। आप बस इतना लिख के अगर भेज देंगे तो आपके पास तुरंत उत्तर आएगा। 3-4 दिन, 5 दिन, जितना समय चिट्ठी जाने आने में लगता है उतना समय लगेगा और आपके पास उत्तर आता है कि नहीं, सरकार ने तो 5 किलो ही देने का या 5 किलो ही यहाँ से भेजा है। तब आप उस
जो आपका राशन वाला है उसके पास जाएंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, सरकार ने तो 5 किलो ही भेजा है, 3 किलो तुमने बेच लिया खुद से। तो हमें इससे क्या फायदा हुआ? हमारे लिए जो चीज भेजी गई थी, सरकार ने हमारे लिए जो चीज भेजी थी, अब हमें वो पूरी चीज मिलेगी। कोई भी व्यक्ति जमाखोरी नहीं कर सकता उस सामान की। राशन वाला क्या करता है, हमसे तो बचा लिया उसने, 3 किलो हमारा क्या करता है, वो खुद खा लेता है। क्या करता है, 3-3 किलो करके इकट्ठा हो गया और फिर उसे बेच देता है, उससे उसे अच्छा पैसा मिल जाता है। तो जब से हमारे पास में सूचना का अधिकार आया 2005 से, अब राशन वाला हमें बेवकूफ नहीं बना सकता कि 2 किलो आया है कि 3 किलो आया, जितना आएगा उसे उतना देना पड़ेगा। क्योंकि अगर उन सभी व्यक्तियों में से कोई चतुर हुआ जिसने सूचना का अधिकार जानता होगा, जो वो वहां से पूछ लेगा कि भाई कितना आया है, तो राशन वाले के लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर इसका मतलब ये है कि जो चीज हमारे लिए आई वो हमें पूरी मिलेगी। उपभोक्ताओं के अधिकारों का, उपभोक्ताओं का शोषण रुका। तो 2 उपाय हुए कानूनी, एक तो 1986 का आया आपका कोपरा कानून, और दूसरा सूचना पाने का अधिकार कानून जो 2005 में आया। इसके बाद सरकार ने कुछ प्रशासनिक उपाय भी किए। ठीक, देखिए प्रशासनिक उपाय जैसे कि कालाबाजारी जो होती है, जमाखोरी जो होती है, वस्तुओं के वितरण में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो कालाबाजारी होती है, जो जमाखोरी होती है, मुनाफा वसूली को रोकने का प्रयास किया गया। जैसे जो मैंने इसके पहले आपको उदाहरण दिया, जैसे हमारे यहाँ पर जब त्योहार आते हैं, दिवाली या होली आती है, तो मिठाइयों में हम देखते हैं कि मिलावट कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। तब आप लोगों ने सुना होगा कि जो खाद्य इंस्पेक्टर हैं वो गए उस दुकान पर, उन्होंने छापा डाला, तो वहाँ से बहुत सारी मिलावटी मिठाई मिली। तो प्रशासन स्तर पर ये सब क्या है, इंस्पेक्टर हो गए आपके या फिर डीएम हो गए, ये लोग कौन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो प्रशासन के स्तर पर जो चेक जांच की प्रणाली थी या जांच करने की जो प्रक्रिया थी, उसको सरकार ने ठीक किया। उसको ठीक किया तो अब लोगों में, जो दुकान वाले हैं या जो उत्पादक हैं, उनके मन में भय बैठा। भय ये बैठा कि अब हम मिलावटी सामान बेच नहीं सकते, कभी भी कोई भी इंस्पेक्टर आकर के रेट डाल सकता है, तो हम पकड़े जाएंगे, हमारा लाइसेंस रद्द हो सकता है। इस डर की वजह से अब मिलावट कम होने लगी है, अब मापतौल में गड़बड़ी कम होने लगी है, अब जमाखोरी कालाबाजारी कम हो गई है। तो सरकार ने एक तो कानूनी उपाय किए और दूसरे कुछ प्रशासनिक उपाय भी किए। तीसरे सरकार ने किए तकनीकी उपाय। देखिए तकनीकी उपाय में सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं का मानकीकरण करना शामिल है। अब सरकार ने तकनीकी उपाय में क्या किया, मानकीकरण कर दिया। मानकीकरण कैसे, कि आपके पास में जब तक आपके उत्पाद के लिए एगमार्क का चिन्ह नहीं होगा, आप उसे नहीं बेच सकेंगे। जैसे मान लो अगर आज मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी कोई फैक्ट्री लगाऊं, किस चीज़ की, चिप्स बेचने हैं मुझे, मान लो आलू के चिप्स मैं बेचना चाहती हूँ पैक करके, और मैं सोचती हूँ कि चलो मैं आज से चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगाती हूँ। मैंने लगा ली फैक्ट्री। अब मेरे लिए ये ज़रूरी हो जाएगा कि अगर मैं चिप्स बना के मार्केट में बेचना चाहती हूँ तो मुझे एगमार्क का जो निशान है वो लेना पड़ेगा, तभी मैं उसे अच्छे से बेच सकूंगी। तो क्या हुआ, ऐसे में मेरे को एगमार्क का निशान लेना पड़ा, और वो कब मिलेगा, जब मेरे चिप्स हर तरीके से शुद्ध होंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ सरकार ने तकनीकी उपाय किए जिससे उपभोक्ताओं का जो शोषण हो रहा था उसे रोका जा सके। तो 3 स्तरों पर सरकार ने काम किए। एक और स्तर हम जोड़ सकते हैं इसमें, जैसे कि जागरूकता अभियान। कुछ सरकार ने चलाए जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान के अंतर्गत सरकार क्या करती है, टीवी पर ऐड दिखाती है, विज्ञापन दिखाती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो टीवी जो है हमारे यहाँ, उस पर क्या चलते हैं, विज्ञापन चलते हैं कि जब भी सोना खरीदें हॉलमार्क के मार्क के साथ में खरीदें, एगमार्क का निशान ज़रूर देखें।
जैसे कि जब अगर आप लोग रेडियो वगैरह सुनते होंगे तो उसमें आपका ऊर्जा संरक्षण को लेकर के अक्सर एक प्रोग्राम आता है, एक कार्यक्रम आता है, जिसमें ये बताते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदें तो ISI मार्क देखकर ही खरीदें। क्यों? उससे बिजली की बचत भी होती है, ऊर्जा का संरक्षण होता है, और वो जो उपकरण होते हैं वो पूरी तरीके से सही होते हैं, ठीक है, उनमें किसी भी तरीके की तकनीकी खराबी होने की संभावना कम होती है, ठीक। तो इस तरीके से सरकार ने बहुत सारे जागरूकता अभियान भी चलाए जिससे कि उपभोक्ता जागरूक हो। देखो, इन सारे उपायों का फायदा कब है, कानूनी उपाय का फायदा कब है? अगर हमें पता ही ना हो कि हमारे लिए सूचना का अधिकार भी है, तो हम तो 2 किलो ही अनाज राशन वाले से लेकर आ जाएंगे, हम RTI डालेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जिसे पता होगा वही तो डालेगा ना। अब मान लीजिए अमेज़न से मैंने कोई सामान मंगाया, उन्होंने खराब सामान भेज दिया। अब मुझे पता ही नहीं है कि अदालत भी होती है, उपभोक्ता अदालत भी होती है जिला स्तर पर, जहाँ पे जाकर के मैं क्या कर सकती हूँ, कंप्लेन कर सकती हूँ। तो इसका मतलब कि मुझे पता नहीं है तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं तो बस लेकर के बैठ जाऊंगी और दुखी होंगी कि यार उन्होंने मुझे क्या किया, ठग लिया, ठीक है। तो यानी कि हमें जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए भी सरकार ने कई प्रयास किए। उपभोक्ता जागरूकता अधिनियम, यानी उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह भी बनाया जाता है, सरकार मनाती है पूरे वीक, उपभोक्ताओं को पूरे हफ्ते क्या करती है, जागरूक करती है। तो ये कुछ उपाय थे जो सरकार ने उठाए, किस लिए? उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें शोषण से बचाने के लिए, ठीक। अब इसको लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कानूनी उपाय लिख दीजिए, यहाँ पे प्रशासनिक लिख दीजिए, यहाँ पे आप तकनीकी लिख दीजिए, यहाँ पे जागरूकता उपाय लिख दीजिए, जागरूकता अभियान लिख दीजिए। इन सबको उठा करके एक बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए। तो ये आपका जो प्रस्तुतिकरण होगा वो दूसरों से कुछ अलग लगेगा, तो जो चेक करने वाला है उसे थोड़ा अच्छा लगेगा चेक करने में, उसका भी माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक।